विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा तथा इसके महत्व का वर्णन करें। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समय में पढ़ाया जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। शारीरिक शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समय में पढ़ाया जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जन स्वास्थ्य का भी इसमें स्थान है। कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान के सिद्धांतों से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। व्यक्तिगत रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्ति का विकास और नाड़ी स्नायु संबंधी कौशल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना को जागृत करना है। शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, सौंदर्य में वृद्धि होती है तथा रोगों का निवारण होता है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में शारीरिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। खेल भी शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को छात्रों को होने वाले निम्नलिखित लाभों के संदर्भ में समझ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व को छात्रों को होने वाले निम्नलिखित लाभों के संदर्भ में समझ सकते हैं, जैसे मन और शरीर के लिए लाभ। बेनिफिट्स फॉर माइंड एंड बॉडी। शारीरिक शिक्षा शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा स्रोत है। स्कूलों में दिमागी काम के बाद आमतौर पर छात्रों का मन उदास हो जाता है। तब दोपहर में आउटडोर गेम से बच्चे ताज़ी हवा में श्वास और ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये खेल शरीर के सभी अंगों को निःशुल्क शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। आउटडोर खेल एक साथ खेले जाने वाले खेल होते हैं। अनुशासन की भावना विकसित होती है। इट्स डेवलप्स डिसिप्लिन। खिलाड़ियों को स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में व्यवस्थित निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें ट्रेनर और कप्तान के आदेशों का पालन करना होता है। वे इस प्रकार आज्ञाकारिता और अनुशासन सीखते हैं। आउटडोर खेल हमें शांति से पराजय सहन करने और विजेताओं का सम्मान करना सिखाते हैं। वे अच्छी इच्छा और साहस की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। प्रपत्र का चरित्र फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। शारीरिक शिक्षा हमें धीरज रखना सिखाती है और हमारा मन भी शांत करती है। इससे हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता है और एक अच्छा नागरिक बनने में हमें मदद मिलती है। इससे हमें नेतृत्व करने का गुण प्राप्त होता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा तथा इसके महत्व का वर्णन करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा के जुड़ाव की चर्चा करें, अथवा शिक्षा एवं स्वास्थ्य से शारीरिक शिक्षा किस तरह संबंधित है, चर्चा करें। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य का शारीरिक शिक्षा से क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। वर्तमान समय में दुनिया में हर जगह शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने को महत्व दिया जा रहा है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मानसिक, बौद्धिक, सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक रूप से अपना ज्ञान बढ़ाता रहता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में इन्हीं निहित गुणों को विकसित करना है। इस प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा का महत्व सामान्य शिक्षा से कहीं अधिक आंका गया है, क्योंकि खेलकूद, व्यायाम, क्रीड़ा एवं मनोरंजन से मन तथा तन समान रूप से स्वस्थ रहते हैं। व्यायाम शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, सशक्त तथा सुदृढ़ करता है, जिससे मस्तिष्क व शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रक्रियाओं की शिक्षा है, अतः विद्यार्थी विभिन्न अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। शारीरिक शिक्षा पेशीय प्रक्रियाएं हैं, किंतु इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न नहीं है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। प्लेटो का यह विचार है कि संगीत तथा जिम्नास्टिक को यदि हम एक साथ आत्मिक विकास का माध्यम बनाएं तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। इसी तरह शारीरिक शिक्षा को विकास का माध्यम बनाएं तो अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त होंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य साधारण शिक्षा के लक्ष्य से भिन्न नहीं है।
दीर्घ पेशीय प्रक्रिया को माध्यम बनाकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक सदा प्रयासरत रहता है, जबकि साधारण विषय शिक्षक के लिए ज्ञान चर्चा ही विद्यार्थी शिक्षा का मुख्य माध्यम होता है। साथ ही स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रखने के लिए एक छात्र को नियमित शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के अभाव में शरीर क्रियाशील नहीं रह सकता। स्वस्थ शरीर तथा कौशल विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अति आवश्यक है। तो क्वेश्चन था शिक्षा का और स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक शिक्षा से क्या अंतर संबंध है। तो शिक्षा का और स्वस्थ शरीर तथा कौशल विकास के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रखने के लिए एक छात्र को नियमित शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा पेशीय प्रक्रियाएं हैं, किंतु इसका उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न नहीं है। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के बीच अंतर संबंधों की समझ विकसित करें, अथवा भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के बीच क्या अंतर संबंध है स्पष्ट करें। संज्ञान कॉग्निशन का अर्थ है जानने की प्रक्रिया। ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं जो चिंतन, निर्णय, भाषा के प्रयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध होती है। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने का असर मनुष्य के भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे मानसिक प्रक्रियाएं जो संज्ञान से संबंधित है, जैसे चिंतन, निर्णय, संवाद, तर्क करना, भाषा का उपयोग आदि प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। तो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य और भलाई का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य हिस्सा है। हम में से ज़्यादातर लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, जैसे जिम जाना, पैदल चलना, तैराकी या मैदान में खेलना आदि। इसी तरह हम सब मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ कार्यकलापों को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास होता है। उसी प्रकार भावनाओं के विनियम कौशल की कमी से खराब सेहत, रिश्तों में कठिनाई और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना हमें चुनौतियों, तनाव और असफलताओं का सामना करने में मदद करता है। यह हमें दैनिक जीवन में अधिक कार्य करने के लिए तैयार करता है। एक व्यक्ति जो मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, वह खुद से और अन्य लोगों के साथ संपर्क करने में सक्षम होता है और ज़िंदगी में जो चुनौतियां सामने आती है उनका सामना करने में सक्षम होता है। इसलिए यदि कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है, यह सुनिश्चित करने में शारीरिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे व्यायाम ऊर्जा को बढ़ाता है, तनाव और मानसिक थकान कम कर देता है। इससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता भी बढ़ती है तथा भावनात्मक रूप से भी हम अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब हम कह सकते हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान का एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संज्ञान के बीच अंतर संबंधों की समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप क्या होना चाहिए। इसमें बच्चों की विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान किस प्रकार रखा जाता है। कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों के समावेशन किस प्रकार करेंगे। तो प्रारंभिक बच्चों के लिए जो है शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप शिक्षा शारीरिक शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी क्षमताओं तथा अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए एकीकृत शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों को चुना जाता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों के समावेशन की सुविधा हो। इसमें बच्चों की विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
जिससे उनका शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मानसिक विकास किया जा सके। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिनियम 2016 के अनुसार उन्हें शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए तथा उन्हें सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियों को कराना चाहिए। किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक शारीरिक शिक्षक बच्चे के अभिभावकों एवं चिकित्सक की मदद से विशेष बच्चे की अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार करता है एवं चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण होने वाली कठिनाइयों, शारीरिक बनावट के कारण संतुलन में बाधा, साधारण गति में बाधा आदि दोषों के निवारण के लिए भौतिक चिकित्सक उनके लिए व्यक्तिगत व्यायाम, इंडिविजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम कार्यक्रम बनाता है, जिससे कि उनकी उपरोक्त समस्याओं का निवारण हो सके, उनकी चलने फिरने की क्षमता बढ़ सके। उनके शारीरिक क्षमता एवं गति के लिए भौतिक चिकित्सक विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों का समावेशन किस प्रकार करेंगे। तो शिक्षा में समावेशन एक पहल अप्रोच है जो उन विद्यार्थियों को शिक्षित करती है जिनकी खास शैक्षिक आवश्यकताएं होती है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिले। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो, गति, शक्ति एवं तालमेल संबंधी क्रियाओं में वृद्धि हो सके। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बॉल फेंकना, पकड़ना, घूर्णन करना आदि क्रियाओं से पेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में शारीरिक क्रियाएं शिक्षा की सबसे सशक्त माध्यम मानी जाती है। ऐसी अन्य कई गतिविधियां हैं जिन्हें कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया उनकी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से संचालित की जा सकती है। ऐसी गतिविधियों से सभी प्रकार की क्षमताओं तथा अक्षमताओं वाले बच्चों का समावेशन सीखने सिखाने में किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षण विधियां जैसे करके सीखना, खेल खेल में सीखना, मॉन्टेसरी विधि आदि सभी विधियां बालक में सीखने के प्रति रुचि जागृत करती है तथा सीखने हेतु वे स्वतः प्रेरित होते हैं। बहुत से खेल तथा शारीरिक उपकरण जैसे लाल मीनार, अबेकस आदि, इन सभी उपकरणों द्वारा बालक भार, आकृतियों, वजन, क्रम आदि के बारे में स्वतः ही सीख जाते हैं। बाल गीतों तथा कविताओं के द्वारा भी बालक खेल खेल में गिनती, पहाड़े, अल्फ़ाबेट, स्वर तथा व्यंजनों का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इन उपकरणों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के झूलों आदि की व्यवस्था बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में उन्मुक्त रूप से खेलने तथा शारीरिक गतिविधियां करने हेतु अवसर उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से जो है हम कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों का समावेशन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा का समावेशी स्वरूप क्या होना चाहिए। इसमें बच्चों के विविध क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का ध्यान किस प्रकार रखा जाता है। कक्षा, विद्यालय तथा स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियों के समावेशन किस प्रकार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण, सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन, गाइडिंग शिक्षक किस प्रकार करेंगे, उल्लेख करें। इसके महत्व पर भी प्रकाश डालें। एक शिक्षक के रूप में आप गतिविधियों के दौरान, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण, सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन, गाइडिंग किस प्रकार करेंगे, उसका उल्लेख करें और उसके महत्व पर भी प्रकाश डालें। तो प्रेक्षण तथा मार्गदर्शन सेवाओं द्वारा समायोजन में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है तथा उन्हें शारीरिक क्रियाओं में संपूर्ण भागीदारी के अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे उचित तरीके से उनका विकास होता है तथा वे शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले लाभों को सही प्रकार से ग्रहण करते हैं। छात्रों को प्रेक्षण तथा मार्गदर्शन द्वारा अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार विषयों का चुनाव करने के अवसर प्राप्त होते हैं और अपनी कठिनाइयों को दूर करते हैं। वे अपने विकास के लिए परिश्रम करते हैं। शिक्षकों द्वारा शारीरिक क्रियाओं की गतिविधियों के दौरान किए गए प्रेक्षण और उनका मार्गदर्शन छात्रों के समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है।
परीक्षण द्वारा शिक्षक के सभी प्रकार की क्षमताओं वाले बच्चे का समावेशन शारीरिक क्रियाओं में कर पाते हैं तथा उनका अवलोकन भी करते हैं तथा मार्गदर्शन द्वारा छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है तथा उन्हें शारीरिक क्रियाओं की गतिविधियों द्वारा उचित लाभ लेने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जाती है। शिक्षक निम्न प्रकार से गतिविधियों के दौरान बच्चों का परीक्षण एवं मार्गदर्शन कर सकते हैं। मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण, जैसे मांसपेशियों का कितना बल पैदा हो सकता है, मांसपेशी सहन शक्ति, बिना थकान के कई बार अपनी मांसपेशियों का उपयोग करना, फिर लचीलापन, गति के माध्यम से अपने जोड़ों का उपयोग करना। इनके परीक्षण के पश्चात मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने, लचीलेपन के लिए उचित व्यायाम, गति से संबंधित खेल गतिविधियों में उचित मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं। दूसरा है चपलता। आपके शरीर की स्थिति को जल्दी से बदलने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता चपलता कहलाती है। उसके बाद संतुलन। कभी भी खड़े होने या चलते समय एक सीधी मुद्रा को बनाए रखना ही संतुलन है। समन्वय। अपने शरीर के अंगों के साथ एक साथ अपनी इंद्रियों का उपयोग करना ही समन्वय है। उसके बाद शक्ति। जल्दी से ताकत का उपयोग करने की क्षमता, गति, एक छोटी अवधि में दूरी को कवर करना, इन सब का परीक्षण गतिविधियों के दौरान शिक्षक करते हैं। यदि बच्चों को ऐसी शारीरिक क्रिया से संबंधित कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं, जैसे दौड़ते समय संतुलन बनाने के लिए शरीर सीधा कैसे रखा जाए, खेलते हुए अपनी इंद्रियों जैसे आँखों, हाथ आदि का उपयोग संबंधी मार्गदर्शन आदि। उसके बाद गतिविधि प्रतिक्रिया का प्रेक्षण और मार्गदर्शन। शारीरिक शिक्षा के घटक हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और समन्वय। समन्वय ऐसे खेल जो दोनों का उपयोग करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस, ट्रैक और फील्ड, स्वास्थ्य और पोषण, जलीय पानी के खेल, जिम्नास्टिक, बैलेंस बीम, फर्श व्यायाम, जिम्नास्टिक, आउटडोर गतिविधियों या बाहरी गतिविधियाँ। समन्वय गति, चपलता, शक्ति, शुद्धता, मांसपेशी सहन शक्ति, बच्चों द्वारा स्थानांतरित होने में कितना समय लगता है, इन खेलों के नियमों, व्यवहार संबंधी उचित मार्गदर्शन, जिससे खेल के दौरान और उसके बाद भी उन्हें सहायता मिले। इस प्रकार खेल के दौरान बच्चों को चोट न लगे इसका परीक्षण करते रहना भी आवश्यक है तथा चोट से बचने के उपाय और जो खेल के दौरान किसी भी तरह की समस्या या परेशानी से बचने के लिए मार्गदर्शन करते रहना शिक्षकों के लिए आवश्यक है इत्यादि। तो हमारा प्रश्न था, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के दौरान बच्चों का प्रेक्षण, सुपरवाइजिंग एवं मार्गदर्शन गाइडिंग शिक्षक किस प्रकार करेंगे इसका उल्लेख करें। तो इस आधार पर हम जो बच्चों का है प्रेक्षण तथा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि उन्हें जो है खेल के दौरान उनकी मांसपेशियों का जो है विकास हो सके सही ढंग से, उसके बाद उसमें चपलता विकसित हो सके। प्रतिक्रिया का प्रेक्षण और मार्गदर्शन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और खेल के दौरान बच्चों को चोट ना लगे इसका परीक्षण करते रहना भी आवश्यक है। चोट से बचने के उपाय जो खेल के दौरान किसी भी तरह की समस्या या परेशानी से बचने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर खेल एवं खेलकूद की अवधारणा स्पष्ट करें और इसके महत्व की चर्चा करें। तो विद्यालय स्तर पर खेल एवं खेलकूद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व की चर्चा करना है। खेल शब्द पुराने फ्रेंच शब्द द स्पोर्ट से उत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका अर्थ है अवकाश यानी छुट्टी। तो खेल शब्द पुराने फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा है ये, द स्पोर्ट फ्रेंच लैंग्वेज में है, द स्पोर्ट से उत्पत्ति हुई है स्पोर्ट शब्द का, और जिसका अर्थ होता है अवकाश यानी छुट्टी। खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधियां हैं। खेल व खेलकूद सामान्य अर्थ में उन गतिविधियों को कहा जाता है जहां प्रतियोगी की शारीरिक क्षमता खेल के परिणाम, जीत या हार का एकमात्र अथवा प्राथमिक निर्धारक होती है। लेकिन यह शब्द दिमागी खेल और मशीनी खेल जैसी गतिविधियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिसमें मानसिक तीक्ष्णता एवं उपकरण संबंधी गुणवत्ता बड़े तत्व होते हैं। सामान्यतः खेल को एक संगठित, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिबद्धता तथा निष्पक्षता होती है।
इसे अगर प्रारंभिक विद्यालय स्तर के संदर्भ में समझे तो खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खेलों के प्रकारों में अन्वेषणात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल और नियमबद्ध खेल शामिल है। खेलों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखी जाती है। खेलों के प्रकारों में अन्वेषणात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, काल्पनिक खेल और नियमबद्ध खेल शामिल है। खेलों में सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी देखी जाती है। खेल अक्सर केवल मनोरंजन या इसके पीछे आम तथ्य को उजागर करता है कि लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो है खेल एवं खेलकूद की अवधारणा बनती है। उसके बाद इसके क्या महत्व हैं खेल एवं खेलकूद के विद्यालय स्तर पर, इसे जानते हैं। तो सबसे पहले खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें पूरी होती है तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। दूसरा, बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। खेल ऐसी क्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चे जब ईंटों की एक पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं, दीवार फांदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, झूलों में लटकते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो उनकी बहुत मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। खेल खेल में ज़मीन में गड्ढे खोदने, फूलों के हार बनाने, चित्र बनाने और उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। खेलते समय बच्चे अक्सर वयस्कों की नकल करते हैं। इस प्रकार से उपयुक्त व्यवहार और उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो कि उन्हें बड़े होकर निभानी होगी। खेलते हुए परस्पर क्रिया में वे विभिन्न प्रकार के कार्यों, त्योहारों, धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खेल बच्चों के विकास में मदद करके उन्हें भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। खेल खेल में सीखी गई संकल्पनाएं पढ़ने लिखने के कौशल और समूह खेल में हिस्सा लेने की क्षमता तथा बाद में स्कूल में समायोजन में मदद करते हैं। अतः खेल औपचारिकता शिक्षा की तैयारी में सहायक होती है। खेल प्रश्न पूछने और खोजबीन करने की मनोवृत्ति को भी परिपोषित करता है। जैसे जैसे बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं और उनमें निपुणता प्राप्त करते हैं, वह अपने बारे में आश्वस्त होते हैं। यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार करता है इत्यादि। तो इस प्रकार से खेलों का महत्व है। तो हमारा क्वेश्चन था विद्यालय स्तर पर खेल एवं खेलकूद की अवधारणा स्पष्ट करें और इसके महत्व की चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलकूद के बुनियादी आधारों अथवा विशेषताओं की चर्चा करें, ये किस प्रकार बच्चों के लिए उपयोगी है। तो खेलकूद के क्या बुनियादी आधार हैं, इनकी क्या विशेषता है, इसकी चर्चा करना है और यह किस प्रकार बच्चों के लिए उपयोगी है, इसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। तो खेलकूद के बुनियादी आधार एवं सीखने में उनकी उपयोगिता निम्नलिखित हैं। जैसे आनंद, मतलब मज़े के लिए। खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद है। खेल में मज़ा आता है। कोई भी ऐसा कार्यकलाप जिसमें बच्चों को आनंद मिलता है खेल है। एक ही कार्यकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है और वही दूसरे के लिए कार्य। उदाहरणतः जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे हैं तो वह कार्य कर रहे हैं, परंतु जब वे सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेलते हैं और इस प्रक्रिया से स्वयं ही सिक्कों की पहचान करना सीख जाते हैं, तब यह गतिविधियां खेल बन जाती है। दूसरा, खेल अपने आप में ही आनंददायक है। खेलने से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है। जब बच्ची बार बार सीढ़ी पर चढ़ती है और उससे कूदती है तो ऐसा वह इसलिए करती है क्योंकि उसे मज़ा आता है। ना तो ये क्रिया वह अपना कौशल दिखाने के लिए कर रही है, ना ही इनाम पाने के लिए। आनंद के साथ साथ ऐसा करते समय बालिका या बालक के शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का अनायास ही विकास हो रहा है, जबकि यह उसका उद्देश्य नहीं है। अंतिम बात, खेल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालिका या बालक स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेती है, अर्थात खेलने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता है। खेल में उसका योगदान सक्रिय होता है। दूसरी बात जो है वह है सुरक्षा। सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा। बच्चे अपने खेल को बहुत संजीदगी से खेलते हैं
से लेते हैं। अगर उनके खेल में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे या उसमें बदलाव करे तो बच्चे इसे पसंद नहीं करते। बच्चों के अपनी खेल क्रियाओं के अलग नियम होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मतानुसार खेल और जीवन की समस्याओं और वास्तविकताओं से पलायन है और दुखों को भुलाने का एक माध्यम है। बच्चों के खेल के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि इसके द्वारा बच्चे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। खेल क्रियाएं बच्चों को हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। खेल में कुछ भी मनचाहा करने की छूट होती है, बशर्ते कि उससे किसी को हानि ना पहुंचे। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका देता है जो अन्य स्थितियों में अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरणतः खेल में पिता की भूमिका का अभिनय करते हुए बालिका या बालक दूसरे बच्चे को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कह सकती है या कह सकते हैं। ऐसा वह अन्य स्थितियों में शायद ना कर सके। लड़ाई या का दृश्य खेलते समय वह जोर से चिल्ला सकती है, वस्तुएं इधर उधर पटक सकती है, जिसकी अनुमति उसे आमतौर पर नहीं मिलती। सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत है कि बच्चे खेल द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं और खेल से विकास को गति मिलती है। अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि जिन बच्चों को खेलने के अवसर और प्रेरणा नहीं मिलते वे विकास के हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। अनाथालय और इसी प्रकार की संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के अवलोकन द्वारा कुछ प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार की सभी संस्थाएं बच्चों को भोजन, आश्रय, शारीरिक देखभाल, कपड़ा और शिक्षा प्रदान करती है, परंतु शोध से यह पता चलता है कि अधिकतर मामलों में यह संस्थाएं अनुकूलतम विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान नहीं कर पाती। प्रायः एक ही पालनकर्ता बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती है और इस कारण हर बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाती। वहाँ न तो शिशुओं से कोई अतिरिक्त बात करता है, न उन्हें दुलारता है और न ही कोई उनसे खेलता है। ऐसे मौक़ों पर कम से कम अंतःक्रिया होती है। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता और बालिका में और आपस में परस्पर स्नेह का अभाव रहता है और बालक या बालिका अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। इन बच्चों की संज्ञानात्मक, भाषा संबंधी और शारीरिक विकास की गति अन्य बच्चों की तुलना में धीमी हो जाती है। इसलिए खेल बच्चों को न सिर्फ सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है बल्कि यह शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा की भावना भी उनमें विकसित करता है। तीसरी बात जो है वो है सबकी सहभागिता। लड़के लड़कियों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन होता है इस तरीके से जो है खेलने का आनंद तब आता है जब उसमें सबकी सहभागिता हो। विद्यालय स्तर पर सबकी सहभागिता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन करना भी आवश्यक है। इसलिए विद्यालयों में ऐसे खेलों का चयन होना चाहिए जिसमें सभी आवश्यकताओं, क्षमताओं और अक्षमता वाले बच्चों के लिए समान रूप से खेलने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें, जिसमें लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से अवसर मिले। खेल चाहे कोई भी हो, उनमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वे लड़के लड़कियां हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सबका समावेशन उचित गतिविधियों के द्वारा किया जा सकता है एवं सबकी सहभागिता और सबको खेलने के मौके एक साथ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के नाटक, विद्यालय के प्रांगण में खेले जाने वाले खेल जैसे कबड्डी, कित-कित, खो-खो तथा विद्यालय के प्रांगण के भीतर खेले जाने वाले खेल जैसे कि चेस, अक्षर शब्द ज्ञान संबंधी खेल, चोर पुलिस इत्यादि में सभी बच्चों का उचित तरीके से समावेशन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर नियमों में कुछ ढील भी दी जा सकती है। वह बच्चों को भी स्वयं से खेल के नियम सृजित करने के मौके उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तीसरी जो बात है वह है अनुभव करके सीखना। बच्चों द्वारा स्वयं के खेल से नियमों को समझना, बनाना आदि। बच्चे खेल में क्रियाकलाप द्वारा सीखते हैं। ऐसा करने से संकल्पनाओं को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप में बताया जाए और स्वयं करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह उसे इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यह बात उनके स्वयं अनुभव की भी है। उदाहरण के लिए अपने किसी मित्र के मुख से पकवान बनाने की विधि सुनकर उतना नहीं सीखा जा सकता जितना कि स्वयं पकवान बनाकर। बच्चों को इच्छानुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। खोज का अर्थ है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना।
इस प्रकार स्वयं से अनुभव करके बच्चे खेल के नियमों को समझते हैं तथा बना भी सकते हैं। उदाहरण के लिए किराने की दुकान का खेल के नियम शेर शेर खेलते बच्चों की भूमिका और खेल के नियमों से भिन्न होंगे। खेल के नियम आरंभ में खेल के भीतर प्रच्छन्न छिपे हुए होते हैं, आगे चलकर वे सतह पर आ जाते हैं और बच्चों के बीच तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है खेल से इन सारी उपयोगिताओं की पूर्ति होती है और इसमें क्या क्या उपयोगिता होती है ये हम लोगों ने जाना। तो खेलकूद के ये बुनियादी आधार हैं तथा ये खेलकूद की विशेषताएं भी हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट अगले पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों द्वारा रोजाना खेले जाने वाले स्थानीय रोचक खेलों का वर्णन करें, उनका आयोजन किस प्रकार करेंगे।